आज की कहानी है पवित्रस्या, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया था। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कहानी आप लोग के साथ स्टार्ट करती हूँ। दूसरे दिन अखिलेश के आते ही बिमला यह भूल गई कि रात के समय क्या बातें हुई थी। वह फिर से अखिलेश से उसी प्रकार प्रेम से बातें करने लगी, किंतु कुछ ही क्षण बाद विनोद की मुखावृत्ति ने उसे रात की बातों की याद दिला दी। वह कुछ गंभीर हो गई। उसकी आंखें करुणा और विवशता से छलक आई। बिमला की आंखों में करुणा का अभिभाव होना स्वाभाविक था, क्योंकि वह हृदय से दुखी थी। उस पर जो संदेह था वह निर्मूल था। वह जिस मामरता का पीड़ा अनुभव कर रही थी, उसे वही समझ सकता है जिसका पवित्र संबंध कभी संदेह की दृष्टि से देखा गया हो। विमला प्रयत्न करने पर भी अपनी आंखों की करुणा न छिपा सकी। उसने एक दो बार अखिलेश की ओर देखा और थोड़ी बातचीत की, किंतु अपनी विवशता या कायरता प्रकट करने के लिए नहीं, किंतु यह प्रकट करने के लिए कि उसके इस व्यवहार और उदासीनता से अखिलेश यह न समझ बैठे कि उसका किसी प्रकार का अपमान हुआ है। विमला की दृष्टि और व्यवहार से विनोद का संदेह और बढ़ गया। वे विमला के प्रत्येक भाव भंगी को बड़े ध्यान से देख रहे थे, और जितना ही वे उस पर विचार करते, उनका संदेह गहरा होता जाता। यह अखिलेश ने भी देखा कि आज विमला और विनोद दोनों ही कुछ अस्वस्थ और अनमने हैं, किंतु उनकी अस्वस्थता के कारण अखिलेश हो सकते हैं यह वह सोच भी न सके, क्योंकि विनोद और विमला दोनों के प्रति उनका पवित्र और प्रगाढ़ प्रेम था। उस स्नेह भाव को ध्यान में लाते हुए उदासी का कारण अपने आप को समझ लेना अखिलेश के लिए आसान न था, किंतु फिर भी विनोद और विमला दोनों के ही व्यवहार में आज उन्हें आश्चर्य में डाल दिया। वह न जाने किस विचारधारा में डूबे हुए अपने घर गए। जाते क्रम कुछ हिचक और कुछ संकोच के साथ विमला ने उनसे कहा, कभी कभी आया करना अखिल भैया। विनोद उठकर अखिलेश के साथ हो लिए। बातचीत करते करते विनोद अखिल के घर तक पहुंच गए। उन्होंने अखिलेश के साथ ही भोजन किया। दोनों का प्रेम सच्चा था। उनका स्नेह इतना निष्कपट था कि विनोद अपने इस संदेह को भी अखिल से न छिपा सके। उन्होंने अखिल से यहाँ तक कह दिया, भाई अखिल, यदि तुम मुझे सुखी देखना चाहते हो तो बिमला से ज़रा कम मिलो। मैं यह जानते हुए कि तुम मेरे हितैषी हो, तुम मेरे बंधु हो। बिमला चाहे एक बार मुझसे कोई बात छिपा भी जाए, पर तुम न छिपा सकोगे। नहीं चाहता कि तुम बिमला से अधिक मेल जोल रखो। अखिलेश, मुझे ऐसा जान पड़ने लगा है कि तुम्हारे स्नेह के सामने बिमला के हृदय में मेरे स्नेह का दूसरा स्थान हो जाता है। तुम्हारा मूल्य उसकी आंखों में मुझसे कहीं ज़्यादा हो जाता है। यह बात तो सच है, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ। अखिलेश ने किंचित मुस्कुराकर कहा। फिर वह गंभीर होकर बोले, विनोद, तुम जैसा चाहो। मैं बिमला से मिलने के लिए बहुत उत्सुक भी नहीं हूँ, और यदि तुम चाहो तो मैं यह स्थान ही बदल दूँ, कहीं और चला जाऊँ। अभी लौटे ही दिन कितने हुए हैं, सर्विस दूसरी जगह भी तो कर सकता हूँ। विनोद घबराकर बोले, नहीं अखिल, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओ। भाई, तुम 2 साल के बाद तो लौटे हो, फिर पिता की बदली यहाँ हो गई हो, तो सौभाग्य से हम दोनों को फिर से साथ साथ रहने का अवसर मिला है। उसे मैं व्यर्थ ही जाने न देना चाहता हूँ। यहाँ रहकर क्या तुम बिमला से मिलना जुलना कम नहीं कर सकते? अरे भाई, जो तुम कहो सब कर सकता हूँ, पर 12 बज रहे हैं, जाओ। सोने भी दोगे या नहीं? अखिल ने हंसते हुए कहा। इसके बाद विनोद गए अपने घर और अखिल अपने बिस्तर पर। पूरा 1 महीना बीत गया। न अखिलेश आए, न ही बिमला से उनकी कभी मुलाकात हुई। बिमला इस बीच कई बार अपनी माँ के घर भी जा चुकी, किंतु अखिलेश से वहाँ भी न मिल सकी। वह हृदय से तो अखिलेश से मिलना चाहती थी, पर मुँह से कुछ कहने का साहस न होता। एक दिन वह माँ के घर जा रही थी। रास्ते में उसे अखिलेश कहीं जाते हुए दिखे। बिमला का हृदय बड़ी जोर से धड़कने लगा। एक बार उसकी तबीयत हुई, कार रुकवाकर अखिलेश से उसके इस प्रकार न आने का कारण पूछ ले, किंतु दूसरे ही क्षण उसे ख्याल आ गया कि वह अखिलेश के न आने का कारण पूछ तो लेगी, किंतु इस तनिक सी बात का मूल्य उसे कितना अधिक चुकाना पड़ेगा। अपनी प्रसन्नता और प्रसन्नता की उसे उतनी परवाह न थी। विनोद की शांति न जाने कितने समय के लिए भंग हो जाएगी। उसकी मानसिक वेदना का विचार आते ही
उसने कार बढ़वा ली, रुकी नहीं। पर उस दिन अखिलेश को वह दिन भर भूल न सकी। उसे वह दिन याद आ रहा था जिस दिन उसने 2 पैसे में अखिलेश को भाई के रूप में बांधा था। इसी प्रकार कुछ दिन और बीत गए। राखी का त्यौहार आ गया। बिमला आज अपने मातृ प्रेम को रोक ना सकी। वैसे वह चाहती तो अपनी माँ के घर जाकर वहाँ अपनी माँ के द्वारा अखिलेश को बुला सकती थी, किंतु विनोद से छुपकर वह कुछ भी करना न चाहती थी। इसीलिए वह विनोद के पास आकर कुछ संकोच के साथ बोली, आज राखी है, तुम मुझे अखिलेश भैया के घर ले चलना, मैं उन्हें राखी बांध आऊँगी। विनोद किसी पुस्तक को एकाग्रचित्त से पढ़ रहे थे। बिमला की बात कदाचित बिना सुने ही उन्होंने सिर झुकाए कह दिया, अच्छा। बिमला को मुँहमांगा वरदान मिला। उसने आगे और कोई बातचीत न की। कौन जाने बातचीत के सिलसिले में कोई बहस छिड़ जाए और वह अखिलेश को राखी न बांध सके। आज बिमला बहुत प्रसन्न थी। उसने कई तरह के पकवान जो अखिलेश को अच्छे लगते थे अपने हाथों से बनाए, तरह तरह के फल मंगवाए और शाम को राखी बांधने के लिए जाने के लिए तैयार होने लगी। एक दासी द्वारा उसने अखिलेश के पास संदेशा भिजवा दिया कि आज शाम को 6 बजे हम दोनों अखिल भैया से मिलने आएंगे। वे घर ही रहें, कहीं जाए नहीं। इस संदेश से अखिल को कुछ आश्चर्य न हुआ, क्योंकि उस दिन राखी थी। बिमला दिन भर भरी उमंग और उत्सुकता से संध्या की प्रतीक्षा कर रही थी, किंतु शाम को जब 6 बज गए और विनोद ने अपनी पुस्तकों से सिर न उठाया तो धीरे से जाकर वह विनोद के पास बैठ गई। विनोद ने सब प्रेम दृष्टि से बिमला की ओर देखते कहा, कहो बिन्नो रानी, आज कुछ खिलाओगी नहीं? बिमला ने तुरंत अपने बनाए हुए कुछ पकवान तस्करी में लाकर रख दिए। विनोद ने उन्हें खाया। विनोद को इतना प्रसन्न देखकर बिमला का साहस बढ़ गया। बोली, देखो 6 से 6:30 बज गए, अखिल भैया के घर अब कब चलोगे? विनोद की हंसी कुछ मिश्रित उदासीनता में परिणित हो गई। दृष्टि का प्रेम भाव तिरस्कार में बदल गया। कुछ क्षण तक चुप रहकर वे रूखे स्वर में बोले, मैं तो न जाऊंगा, तुम जाना चाहो तो चली जाओ। बिमला को जैसे काट सा मार गया। वह विनोद के इस भाव परिवर्तन को समझ न सकी। कुछ चिढ़कर बोली, तुम्हें सवेरे ही कह देना था कि तुम न चलोगे, मैं खबर ही न भिजवाती। मैंने तो नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे साथ अखिल के घर पर चलूँगा। तुमने खबर भिजवा दिया है तो चली जाओ, मैं रोकता नहीं। हाँ, एक बार नहीं अनेक बार मैं तुम पे यह प्रकट कर चुका हूँ कि अखिल से तुम्हारा मिलना जुलना मुझे पसंद नहीं। फिर भी तुम जैसे उसके लिए व्याकुल सी रह करती हो। यदि तुम्हें मेरी मानसिकता वेदनाओं का कुछ ख्याल नहीं है तो जाओ, पर मुझे क्यों अपने साथ घसीटना चाहती हो? बिमला सिहर उठी। कुछ देर बाद अपने को संभाल कर बोली, अखिल भैया से ही क्या, तुम न चाहोगी तो मैं अम्मा और बाबूजी से भी न मिलूंगी। विनोद ने बिमला की बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया और बाहर चले गए। बाहर दरवाजे पर ही उन्हें उनके मित्र की बहन अंतो मिली, जो उनको भी बहुत ज़्यादा चाहती थी, भाई की ही तरह, और उन्हें राखी बांधने आई थी। विनोद इस समय किसी अतिथि के स्वागत के लिए तैयार न थे, विशेषकर यदि अतिथि स्त्री हो तब। अभी अभी वह बिमला को अखिल से न मिलने के लिए तेज बातें कर चुके हैं। दूसरे ही क्षण किसी दूसरी स्त्री के साथ, जो विनोद की ही वैसी ही बहन है जैसी बिमला अखिल की। बिमला के पास जाने में उन्हें कुछ संकोच सा हुआ। वह अंतों को टाल भी तो न सकते थे। वह उसे लिए बिमला के पास जाकर जरा कोमल स्वर में बोले, विन्नो, अंतो राखी बांधने आई है, इन्हें बैठा लो। बिमला ने उठकर आदर और प्रेम से अंतों को बिठाया तो अवश्य, पर कुछ अधिक बातचीत न कर सकी। अंतो विनोद के ही पास जाकर इधर उधर की बातें करने लगी। बिमला ने उनकी बातचीत में किसी प्रकार का हिस्सा न लिया, यहाँ तक कि उसने कुछ दूर बैठकर पान बनाने लगी, और दिन होता तो शायद विनोद से अधिक बिमला ही अंतों से बातचीत करती, किंतु आज वह बड़ी व्यतीत सी थी, इसीलिए चुप रही।
उसकी इस उदासीनता से विनोद ने अंतों का अपमान, घर में आई हुई एक स्त्री अतिथि का अपमान समझा। वे मन ही मन चिढ़ उठे पर कुछ बोले नहीं। राखी की रस्म अदा होने पर बिमला अंतों और विनोद दोनों के लिए थालियां परोस लाई। अंतों ने बिमला से भी भोजन करने का आग्रह किया, किंतु तबीयत ठीक न होने का बहाना करके बिमला ने भोजन करने से इनकार कर दिया। अब विनोद ने भी अपने क्रोध को संभाल न सके, तिरस्कार सूचक स्वर में बोल उठे, तबीयत क्यों खराब करती हो? अब भी समय है, राखी बांधने चली जाओ। अंतु कुछ समझी नहीं, मुस्कुराकर बोली, राखी बांधने कहाँ जाओगी भौजी? चलो खाना पहले खा लो फिर चली जाना। बिमला तो कुछ न बोली, पर विनोद उसी स्वर में बोले, तुम क्या जानो अंतो, आदमी तो वह जो इशारे से समझ जाए। आज त्योहार का दिन है और यह जाएगी अखिलेश के घर उसे राखी बांधने। जो लोग अपने घर आवेंगे वो कदाचित दीवारों से बात करेंगे। और फिर क्या अखिलेश को यह घर मालूम नहीं है? चाहे तो आज आ सकते थे। अंतो कुछ घबरा सी उठी, बोली, जाने दो विनोद भैया, त्योहार के दिन गुस्सा नहीं करते। विमला चुपचाप हाथ में सरौता सुपारी ज्यों की त्यों लिए बैठी थी। पान सामने पड़े थे, उसकी आंखों से बरबस आंसू गिरे जा रहे थे। विनोद को बिमला का यह बर्ताव बहुत खल रहा था। अंतों की बात के उत्तर में वह फिर उसी क्रोध भरे स्वर में बोले, त्योहार के दिन गुस्सा तो नहीं किया जाता अंतो, पर रोया जाता है, सो मैं अपनी किस्मत को रोता हूँ। पिताजी ने न जाने कब का बैर निकाला जो नाहक ही बैठे बिठाए मेरे गले में यह बांध दी। देख रही हो ना, खाना इसी प्रकार खिलाया जाता है। हमारे सामने थालियां परोसकर वे आंसू बहा रही है, तो हम लोग भी मर भूखे नहीं हैं, खाना दूसरी जगह भी तो खा सकते हैं। कहते हुए विनोद अंतों का हाथ पकड़कर थाली पर से उठ गए। बिमला ने किसी को रोका नहीं, उसकी मानसिक स्थिति पागलों सी खराब थी। उसने राखियों को उठाकर दूर फेंका, फल और मिठाई उठाकर नौकर को दे दी। माला को मसलकर दूर फेंककर वह खाट पर गिरी पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। अखिल का पवित्र प्रेम, उसका मधुर व्यवहार, उन दो नन्हे नन्हे अबोध बच्चों के द्वारा राखी का अभिनय, एक एक करके अतीत की सब स्मृतियाँ उसके सामने साकार बनकर खड़ी हो गई। आज उसकी वही स्नेहलता जिसे दो नन्हे नन्हे अबोध बालक ने अपनी पवित्रता पर आरोपित किया था, तरुण हृदय से अपनी दृढ़ता से मजबूत बनाया था, एक मिथ्या संदेह ने आधार पर निर्दयता से कुचली जा रही थी। बिमला काँप उठी, वह पलंग से उठकर बैठ गई और अपने आप ही बोल उठी, हे ईश्वर, तू साक्षी है, यदि मैं अपने पद से जरा भी विचलित हूँ तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा देना। पतिव्रत धर्म, पत्नी धर्म तो यही है, न कि पति की उचित अनुचित आज्ञाओं का चुपचाप पालन किया जाए। वह मैं कर रही हूँ विधाता, पर इतने पर भी यदि मेरी दुर्लभ आत्मा अपने किसी आत्मीय के लिए पुकार उठे तो मुझे अपराधी न प्रमाणित करना। इसी समय माँ की भेजी हुई मिष्ठानी, फल, मिठाई और मेवा इत्यादि लेकर आई। बिमला भरी तो बैठी ही थी, मिष्ठानी को देखते ही बरस पड़ी। अपने क्रोध भरे स्वर में कहा, मिष्ठानी, यह सब क्यों लाई हो? ले जाओ, मैं क्या करूं लेकर? माँ से कहना मेरे लिए कुछ न भिजवाया करे। समझ ले, आज से विन्ना मर गई। मिष्ठानी कुछ देर तक स्तंभत सी खड़ी रही। उसकी समझ में न आया कि क्या करे। बिमला को इस रूप में उसने कभी न देखा था। इसी समय बिमला की दूसरी डांट से मिष्ठानी की चेतना जागृत हो उठी। बिमला ने अपना क्रोध फिर उसी पर उतारा, बोली, जाती हो कि खड़ी ही रहोगी? बेचारी मिष्ठानी को कुछ कहने का साहस न हुआ। डरते डरते थाली वहीं मेज पर धीरे से रखकर वह जाने लगी। बिमला ने पुकारा, यह थाली उठा लिए जाओ मिष्ठानी। बिमला की माँ से उसने बिमला के कहे सारे वाक्य दोहरा दिए। बिमला की माँ यह सब सुनकर घबरा उठी। पुरानी प्रथा के अनुसार बेटी की दहलीज के भीतर पैर रखना अनुचित है, इसका उन्हें जरा भी ख्याल न रहा। उसी समय वह कार में बैठकर बिमला के पास पहुंच गई। इस समय तक बिमला रोध होकर कुछ शांत होकर बैठी थी। सोच रही थी कि नाहा की माँ के घर की चीज़ें वापस भेज दी। मिष्ठानी से अनावश्यक बातें कह के बुरा ही किया।
वह आखिर क्या समझे। समझ भी गई तो क्या कर सकती है। वह माँ से कहेगी, माँ दुखी होंगी। अगर बाबू को मालूम हुआ तो अनंतराम जी की वेदना के स्मरण मात्र से बिमला फिर रो उठी। इसी बीच माँ ने वहाँ प्रवेश किया। माँ को देखते ही उसका रहा सहा धीरज जाता रहा। माँ से लिपट कर वह खूब रोई। माँ बेटी दोनों बहुत देर तक बिना कुछ बोले चाले रोती रही। अंत में कमला ने किसी प्रकार बिमला को शांत किया। माँ की बहुत पूछने पर बिमला ने माँ को सब कुछ बता दिया। इस बात से कमला को कष्ट न हुआ हो सो बात नहीं थी, परंतु बिमला को वह किसी प्रकार शांत कराना चाहती थी। इसीलिए अपनी मार्मिक वेदना को हृदय में छिपाकर वह स्वांत स्वर में बिमला को समझाती हुई बोली, बेटी, विनोद की बातों का तुम्हें बुरा न मानना चाहिए। इतना तो समझा करो कि वे तुम्हें कितना अधिक प्यार करते हैं। तुम्हारे ऊपर यदि विनोद का इतना अधिक स्नेह न होता तो वे तुम्हारी इन्हीं नन्ही नन्ही बातों को इतनी बारीकी से देखते भी तो नहीं। माँ की बातों से बिमला को कुछ संतावना मिली हो या नहीं, पर वह कुछ बोली नहीं। बहुत रात तक विनोद की प्रतीक्षा करने पर भी जब विनोद घर न लौटे तो कमला बिमला को समझा बुझाकर अपने घर चली आई। विनोद और अखिलेश के घर चले गए थे, इसीलिए उन्हें घर लौटने में कुछ देरी हो गई। जब विनोद अकेले ही अखिलेश के घर पहुँचे तो वे कुछ चकित से हुए, परंतु बिमला के विषय में स्वयं वह कुछ न पूछकर विनोद को ही यह विषय छेड़ना पड़ा। रात को बहुत सी बातें तो उन्हें विनोद के द्वारा ही मालूम हो चुकी थी। दूसरे दिन बिमला की माँ उन्हें और भी बहुत सी बातें मालूम हुई। अखिलेश कुछ विचलित उठे। उन्हें अपने ही ऊपर क्रोध आया। उन्होंने सोचा, मैं भी क्या व्यक्ति हूँ जिसके कारण एक सुखी दंपत्ति का जीवन दुखी हुआ जा रहा है। उन्हें कोई प्रतिकार न सूझ पड़ा और अंत में वह एक निश्चय पर पहुँचे। इधर कुछ दिनों से यहीं कॉलेज में प्रोफेसर हो गए थे। उन्होंने एक पत्र पर कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखा और दूसरा पत्र विनोद के लिए। कॉलेज पत्र उसी समय कॉलेज भेजकर दूसरा पत्र नौकर को देकर समझा दिया कि शाम को वह विनोद को दे आवे। नौकर बाजार गया था। रास्ते में विनोद से उसकी भेंट हुई। सोचा कि शाम को फिर इतनी दूर आने का झंझट कौन पाले। ये मिल गए हैं तो पत्र यहीं दे देता हूँ। चिट्ठी निकालकर विनोद को देकर वह आगे निकल गया। पत्र पढ़ते ही विनोद घबरा गए। रात से बिमला की तबीयत खराब थी। वे डॉक्टर बुलाने गए थे। अब उन्हें डॉक्टर की याद न रही। वे सीधे अखिलेश की घर की तरफ दौड़े। अखिलेश घर पर न मिले। उन्हें देखने कॉलेज गए, किंतु वहाँ अखिलेश तो न मिले। हाँ, हर एक की जुबान पर बिना किसी कारण दिए गए अखिलेश के इस्तीफे की चर्चा अवश्य सुनने को मिली। विनोद ने जाकर प्रिंसिपल से अखिलेश का इस्तीफा वापस ले लिया और उनसे कहा कि अखिलेश से मिलकर वह इस्तीफे के विषय में अंतिम सूचना देंगे। जब तक विनोद से उन्हें कोई सूचना न मिले तब तक वे इस्तीफे पर किसी प्रकार का निर्णय न करें। वहां से वे फिर अखिलेश के घर आए। दरवाजे पर तांगा खड़ा था, जिस पर अखिलेश का एक बैग और बिस्तर रखा हुआ था। विनोद के पहुंचने से पहले ही अखिलेश आकर तांगे पर बैठ गए। उसी समय पहुंचे विनोद साइकिल वहीं फेंककर अखिलेश की बगल में जाकर बैठ गए और सज्जल आंखों से बोले, चलो कहाँ चलते हो अखिलेश, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अखिलेश की भी आंखें भर आई। वे कुछ क्षण तक कुछ बोल न सके। अंत में वे किसी प्रकार अपने को संभाल कर बोले, तुम पागल हो विनोद, तुम मेरे साथ चलने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत ठहरो, तुम्हें अभी बतलाता हूँ, पर तुम यह समझ लो कि मैं तुम्हारा साथ स्वर्ग और नरक तक भी न छोड़ूंगा। यह देखो तुम्हारा इस्तीफा। कहते हुए विनोद ने जेब से अखिलेश का लिखा हुआ इस्तीफा निकालकर टुकड़े टुकड़े कर कर फेंक दिया और तांगा अपने मकान की तरफ मुड़वा लिया। नौकर अखिलेश का सामान विनोद के आदेशानुसार विनोद के कमरे में ही ले जाकर रख आया। बिमला समझ न सकी कि विनोद का ऐसा कौन सा आत्मीय आया है जो इन्हीं के कमरे में ठहराया जाएगा। इसी समय सीढ़ियों पर विनोद की आवाज़ आई, बिन्नो, यह डॉक्टर आया है। तो ये थी कहानी पवित्रेष्या, जो भाई बहन की कहानी थी। तो फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।